अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम ज़ंजीरें ड्रामा की लास्ट 2 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे, और उस पर बात करने से पहले अगर आपने द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। जी, तो बात करते हैं मुदस्सिर की डेथ की इत्तला रबिया को मिलने की। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब तक उसको ये नहीं पता होता कि मुदस्सिर कहाँ है या वो दुनिया से चला गया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठ के सरबुलंद उसको बिठा के लेके जा रहा है और उसने टोल प्लाज़ा देखा इस्लामाबाद का, तो उसे लगा कि अब मैं कहीं मुदस्सिर से दूर जा रही हूँ, और जो ही गाड़ी रुकी तो वो फटाफट दौड़ के भाग गई। अगरचे वो बीमार थी, हॉस्पिटल में वो व्हील चेयर पे थी, और यहाँ पर वो बहुत तेज़ भागी, लेकिन साथ ही साथ सरबुलंद ने उसको पकड़ ही लिया। और जब वो बेबसी से कहती है मैंने मुदस्सिर के पास जाना है, और जैसे सरबुलंद उसको कब्रिस्तान ले के आता है, उन दोनों तीनों की वॉक और इधर से तोरसम खान और उसके बंदों की वॉक, और वो आपस में क्रॉस कर जाते हैं कब्रिस्तान में और एक दूसरे को नहीं देख पाते। मे भी अंधेरे की वजह से या जो भी रीज़न ड्रामा राइटर चाह रहे होंगे। उसके बाद जब वो उसकी कब्र पे बैठती है, सज्जल अली ने कोई कमाल की एक्टिंग की है। उसकी आंखों से ऐसे आंसू बरस रहे थे जैसे कि बारिश के टिप टिप कतरे गिरते हैं ना मुदस्सिर की कब्र पे, इस तरह रबिया के आंसू गिर रहे थे। या कोई जैसे आंखों के आंसुओं के ज़रिए फूलों की पत्तियां निछावर करता है, कुछ इस तरह का मुझे वो फील आई है उस टाइम पे। साथ साथ हम देख रहे थे कि जब वो उसको फिर वापस अपनी हवेली ले जाता है, तो हमें तो पहले ही पता था भाई वहाँ एक पटाखा लड़की बानो मौजूद है जो अपनी पढ़ाई छोड़ आई सिर्फ इस वजह से कि मैं सरबुलंद खान की पूरी निगरानी नहीं कर सकती, उसके साथ चिपक नहीं सकती, रह नहीं सकती, उसके बारे में जान नहीं सकती कि वह इस वक्त कहाँ है। तो यहाँ पर वो लड़की को देख के इनसिक्योर हो जाती है। उसके मुलाजमीन भी, सरबुलंद के जो घर की ख़वातीन मुलाजमीन हैं, वो भी उसको अजीब अजीब नज़रों से देख रही हैं, बातें कर रही हैं उसके बारे में, सरबुलंद खान पता नहीं किसी लड़की को ले आया है और ये सारी बातें। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा, चलें वो तो कि वो बानो जो है एक ना समझ लड़की है, मगर जो सरबुलंद की माँ है, क्या उसे समझ नहीं आई कि सरबुलंद ने बताया है कि उसके हस्बैंड का कत्ल हुआ है उसकी आंखों के सामने। ज़रूरी नहीं था कि वो जानती होती कि मुदस्सिर की बीवी है, लेकिन एक बात उसके इल्म में लाई गई कि इतनी यंग लड़की है और इसके हस्बैंड का और इसके सामने मर्डर हुआ है, उसके बावजूद वो अगले 2 दिन तक रबिया के कमरे में भी नहीं जाती और सरबुलंद को मजबूरन खुद जाना पड़ता है। यहाँ पर मुझे नहीं समझ आई कि जो सरबुलंद की माँ है उसने इन भतीजे और भतीजी को कैसे इतना लाड प्यार दिया हुआ है, जब उसके दिल में तो कोई इंसानियत ही नहीं है। नौजवानी में उसने तोरसम को कबूल ना किया, और अब वो एक मैच्योर औरत होते हुए और इतने गम से गुजर के, जिसका जवान बेटा और बहू चले गए थे, उसने इस बात की कोई अहमियत ना समझी कि वो जाके उस दुखी लड़की को 2 बोल तसल्ली के बताए दे आए या उसको कोई खाने पीने का पूछ ले। अब जब ऐसी मजबूरी में सरबुलंद को खुद जाना पड़ा है तो बानो को तशवीश हुई, और सरबुलंद ने बहुत अच्छा किया कि उसने पहले ही बानो को सारी हकीकत बता दी है। अब देखते हैं कि बानो इस लड़की से कैसे दोस्ती करती है या क्या चाहती है कि वो खुद करीब रहे रबिया के और सरबुलंद को उससे दूर रखे। इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन तोरसम खान अब क्या करेगा जब उसको ये पता चल जाए कि वो सरबुलंद के घर पे है रबिया, तो क्या करेगा। दूसरी तरफ रबिया के मामू और भाई को भी तशवीश हुई है थोड़ी सी कि वो कई दिन से फ़ोन नहीं कर रही, पिछले 2-3 दिन से। तो वो बच्चा जो भाई है उसका, वो भी अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार अपने मामू से करता है, तो मामू कहता है कोई बात नहीं, वो अपने घर में खुश है, वो अपनी जगह ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो बहुत क्रिटिकल भी हैं और पुरतजस्सुस भी हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये ड्रामा ड्रामाटाइज़ कहाँ किया गया है, तो आप देखिए कि ये जो सरबुलंद का घर और कोठी है और ये सारा चश्मा बिराज के में फिल्माया गया है, जो कि मियाँ वाली के करीब वाक़ है। दूसरी तरफ जो रबिया थी वो तो इस्लामाबाद में ही रह रही थी, लेकिन उससे पहले जहाँ उसका किचन था, जो उसका ढाबा था, वो मरी कोई नवाई इलाकों में था। तो इस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस को ऐसे इकट्ठा किया गया है कि लगे कि कोई एक एरिया है, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह का कोई एरिया ही नहीं था जो मरी के करीब 4 घंटे की मुसाफिर पे हो, या इस्लामाबाद से 4 घंटे की मुसाफिर पे। जब मुदस्सिर कहता है कि मैं सरबुलंद के भाई की ताज़ियत के लिए जा रहा हूँ, तो 4 घंटे की ड्राइव है, जहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये सफ़र इतना दूर था इस्लामाबाद से
تو اور اس کے علاوہ جب ایک سین میں ہم نے دیکھا کہ کھیوڑا مائن میں نمک کے ٹرک اور وہ جو لوڈرز وغیرہ ہیں وہ لادے جا رہے ہیں اور وہاں پر نمک کی کانوں کے اوپر شوٹنگ کی گئی ہے جہاں سے نمک کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ نکلتا ہے، اور وہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کھیوڑا جو مائن ہے اس کے آس پاس کا ایریا تھا جہاں پر وہ ہر روز زمینوں پر گئے ہوتے ہیں۔ سربلند آیا ہے، ماں کو کہہ رہا ہے میں زمینوں پر تھا، اور جب اس کا بھائی نہیں آیا وہ پوچھتا بھائی کہاں ہیں، زمینوں سے کب آئیں گے؟ یعنی کیا ان کی زمینیں مشرق مغرب الگ الگ ہیں جہاں پر دونوں بھائی گئے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کا انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی زمینوں پر ہے اور وہ زمینوں سے آیا کہ نہیں، اور میں بھی زمینوں سے آ رہا ہوں۔ اور یہ زمینیں کون سی ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں؟ یہاں تو میدانی علاقوں میں زمیندار کہتے ہیں کہ ہم زمینوں پر گئے تھے۔ مجھے اس ڈائلاگ کی سمجھ نہیں آئی یہاں پر زمینوں کے بارے میں کیوں کہا گیا اور کون سی زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ وہ نمک کی کان میں اپنا بزنس دیکھنے گیا ہوا تھا سربلند۔ اینی ویز جو ساری کہانی ہے وہ تو جو بھی ہے، لیکن کمال ہے سجل علی کی ایکٹنگ کا، اور اب بہتر ہو رہی ہے دانیال ظفر کی بھی ایکٹنگ، کیونکہ وہ جب سے میچور رول میں آئے ہیں اپنے بھائی کی ڈیتھ کے بعد سردار بنے ہیں، ان کی ایکٹنگ میں کافی بہتری آئی ہے، یا یوں کہیں کہ ان کا رول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جس میں وہ اچھے لگ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ چھچوری بانو اور اس کے ساتھ مل کے جو ان کی حرکتیں تھیں وہ تو بالکل ناقابل برداشت تھیں۔ ایک ان کے گریبان کے بٹن نہیں بند ہوتے، دوسرا ان کی ہنسی نہیں ختم ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ رول چینج ہوا ہے تو اس کی ایکٹنگ ہمیں اچھی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ اب وہ رول چینج ہوا ہے۔ ایکٹنگ پہلے بھی وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہی کر رہے تھے اپنے اس رول کے حساب سے۔ سجل علی کی تو کوئی ہم مثال ہی نہیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی آنکھیں تک بولتی ہیں، چہرے کے ایکسپریشن، اور ان سب باتوں سے ہٹ کے جو اس کی آواز ہے، اس نے یہاں اسٹرانگ لڑکی نہیں بنی جہاں، تو وہاں اس کی آواز بھی بہت معصوم سی اور لوچدار ہے۔ جہاں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب شاپنگیں کر رہی ہوتی تھی، اس کے لیے کھانے بنا رہی ہوتی تھی، تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ اس کی جو آواز تھی وہ ایک انتہائی سادہ سی لڑکی کی آواز تھی، جبکہ اور ڈراماز میں جہاں ہم نے اس کو زرد پتوں کے بن میں دیکھا تھا تو وہ بڑی سٹرونگ تھی، مارنے پیٹنے والی، اور اس طرح کی لڑکی تھی، تو اس وقت اس کی آواز اور طرح کی تھی۔ تو یہ ایک یمنا زیدی ہیں اور ایک سجل علی ہیں جو اپنی آواز کی ٹون بھی چینج کر لیتی ہیں اپنے رول کے اکارڈنگ۔ میرے خیال میں آپ سب بھی اس بات سے ایگری کریں گے۔ آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس کی ایکٹنگ کے بارے میں اور اس سٹوری کے بارے میں اور اس کے خوبصورت مناظر کے بارے میں؟ ہم آپ کی آراء کا اپنی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں انتظار کریں گے۔ دا کوئین آف ریویو کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بتائیے کہ آپ کون سا ڈرامہ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔